स्वाधीनता के 75 वर्ष भारत मना रहा है। यह संघर्ष लंबा चला है, 100 वर्षों से अधिक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष। और भारत का कोई प्रदेश, कोई जाति, कोई जनजाति बाकी नहीं है जिन्होंने इसमें सहभाग नहीं किया है। हर वर्ग ने किया है। हम सब लोग स्वाधीन भारत में पैदा हुए, यह भाग्य का लक्षण है। यह भाग्य हमें अपने पूर्वजों ने कष्ट जेल गए हैं, लाठियां खाई है, फांसी पर लटके लोग, उनके कारण प्राप्त हुआ है। हमारा दायित्व क्या है? इस भारत को दुनिया में एक श्रेष्ठ देश के नाते खड़ा करना है। सब कुछ अच्छा चल रहा है क्या देश में? नहीं चल रहा ना? मैं पूछ रहा हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है क्या? सब कुछ खराब है क्या? तो जो अच्छा है उसको रक्षण करना, सुरक्षित करना, समृद्ध करना। और जो अच्छा नहीं चल रहा है उसे कौन बदलेगा? हम। आवाज नहीं आ रहा है। हमें बदलना है। अब देश के लिए कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ करना है, तो दो बातें बहुत आवश्यक है, बेसिक। आपको बताना मुख्यतः छात्र छात्राओं के लिए है प्रश्न। मुझे भारत के लिए, देश के लिए कुछ करना है, तो किन दो बातों की खास आवश्यकता है? अब बताइए, बोलिए। खड़े हो गए बोलना। यूनिटी में करवा रहे हैं और एजुकेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करना और एजुकेशन ले रहे हैं हम तो। हाँ, भारत को जानने की जरूरत है। भारत को जानने, ये सही बात है। भारत को जानने की जरूरत है, नहीं तो हम उल्टी दिशा में ले जाएंगे। ऐसा हुआ भी है। स्वाधीनता के बाद भारत ने जो दिशा लेनी चाहिए थी वो दिशा नहीं ली। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इन 3 देशों में उसमें बहुत स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था। 45 के बाद उन्होंने अपना देश फिर से खड़ा करने की शुरुआत की। 1948 में इजराइल 1800 वर्षों के बाद अपने भूमि पर गए, फ्रॉम लिटरली स्क्रैच। पानी की कमी थी और अनेक अरब देशों से घिरा हुआ, सतत संघर्ष करता हुआ देश आगे बढ़ा और 47 में हम स्वाधीन हुए। हमारा पहले 3 देशों का उल्लेख किया, वैसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ था और हमारे पास रिसोर्सेस इजराइल में खूब अच्छे थे, प्रतिभा थी, एक अच्छी संस्कृति का एक लीगेसी थी। लेकिन इन 5 देशों का विचार करेंगे तो बाकी 4 देशों ने जिस तरह से प्रगति की है, अब 48, 47, 45 लगभग समय एक ही आता है। उतनी प्रगति भारत नहीं कर सका क्योंकि भारत को वास्तव में इससे अधिक आगे बढ़ जाना चाहिए था। अब समय कम है, नहीं तो मैं आपसे पूछता क्या कारण होगा। तो कारण यह है कि इन 4 देशों को हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, हमारा इतिहास क्या था, हमारी गलती क्या हुई, हमारी अच्छी बातें क्या है, इसका पूर्ण स्पष्ट जानकारी थी। एंड दे वर यूनानिमस अबाउट इट। सैमुअल हंटिंगटन का पुस्तक है हु आर वी, उसमें वो कहते हैं unless we decide who we are as a people, we cannot decide what our priorities can be. रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज में यह कहा है, पहले हम जो है वह बनना पड़ेगा।
तो हमारी जितनी प्रगति होनी चाहिए थी इसलिए नहीं हुई कि भारत एकमात्र देश दुनिया में ऐसा है जिन देश के लोगों में हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, हमारे इतिहास क्या था, इसके बारे में एक मत नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं। इसलिए भारत को जानना ये बहुत आवश्यक है। एक बात का उत्तर तो आ गया, अब कुछ करना देश के लिए है, जान तो लिया, क्या जानना चलता रहेगा। और ऐसी कौन सी बात है जो बहुत आवश्यक है, बताइए, जल्दी बताइए। देश प्रेम तो खूब है, और लेकिन उससे नहीं चलेगा केवल। और यानी आपका उत्तर गलत नहीं है, कोई उत्तर गलत नहीं है, लेकिन पिन पॉइंटेड जैसे तुम जानने की बात आई तो हाँ पीछे स्वयं का इस प्रकार से निर्माण करना कि आप जो आवश्यकता है देश में उसको आगे ले जा सके। स्वयं का निर्माण करना और बात एक आवश्यक है, शेर ईमानदारी और नहीं है। कोई छात्रा भी बोल सकती है। बोलो जी, तुम लोग ये कुछ पॉइंट्स रखो। बेसिक आवश्यक बात है सारा करने के लिए। मैं बन गया, चलो उससे क्या होगा, लेकिन श्रीमान हमें ये जानना होगा कि हमने क्या गलतियां की जिसकी वजह से हम वो तो जान लिया यू आर नॉट रॉन्ग बट नॉट कमिंग टू द पॉइंट। और बताइए, 2-4 लोग ट्राई करो, फिर बता दूंगा मैं। मुझे देश के लिए कुछ करना है तो क्या आवश्यक है? संकल्प कर लिया, हाँ सहयोग करना वो ठीक है, बन गया मैं, वो भी ठीक है। प्लान इम्पोर्टेंट। हाँ प्लान प्लान बना लिया। अच्छा, यू आर पार्टिसिपेटिंग, मुझे अच्छा लग रहा है। आई वॉन्ट सच लाइव ऑडियंस। बता दो क्या रोको? अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, मतलब हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, वहाँ अपने काम नैतिकता और ईमानदारी से करें। वो तो ठीक है, मतलब वो तो करना ही है। ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति के प्रति चेतना। हम कुछ भी हो जाएं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें स्वीकार करना कि अतीत में यही हमारे पूर्वज रहे, ताकि हम सब यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन हम सब वही घूम रहे हैं और आगे बढ़ना चाहिए। गौरवशाली अतीत को जानना, जान लिया, वो जानने में आ गया, सब जानने में क्या, मैं बन गया, यही हो गया। ठीक, बनाना है, भारत को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जान लिया, बन गया, बनना आसान नहीं है लेकिन बन गए। हाँ बोलिए। संगठन और समन्वय के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागिता करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम सबको आगे आना पड़ेगा। उसके लिए आगे आना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ चलो मैं बता देता हूँ, यानी आपको ध्यान में आएगा, ठीक, क्योंकि आगे बढ़ना है हमको, तो समय निकालना पड़ेगा। हमारे काम का काम है, मेरी परीक्षा है, फिजिक्स है, इंटरव्यू है, घर में शादी है, ये है, समय निकालना पड़ेगा। You have to prioritize। देश को बनाना है, समय मिला तो करने वाला काम नहीं है, समय निकाल कर करने वाला काम है। हमारी जानने की यात्रा चलती रहेगी, बनने की यात्रा चलती रहेगी, समय निकालना पड़ेगा। ये हो सकता है हर एक का समय का क्वांटम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक का पूर्ण प्रयत्न अधिकाधिक समय देने का, तभी तो देश के पास जाएंगे, सब लोगों के पास जाएंगे। तो समय निकालने की तैयारी चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न, भारत की ऐसी कौन सी बात है जो भारत को दुनिया से अलग एक डिस्टिंक्ट पहचान देते हैं
यूनिकनेस इसमें है, ऐसी भारत की कौन सी बात है बताइए। बहुत इमोशन है सर। खड़े होके बोलना, बोलिए। हाँ हाँ, ऐसा उत्तर गलत नहीं है, ऐसा क्यों है बोलिए। गर्ल्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसा क्यों है? तो प्रत्येक की होगी, अपनी विशेषता क्या है? अफ्रीका लोगों की अपनी संस्कृति है, भारत की विशेषता क्या है, यूनिकनेस क्या है? आ गया संस्कृति, कल्चर आ गया, प्रत्येक अपना अपना। सनातन आध्यात्मिक चेतना। हाँ, ये थोड़ी बात ठीक कही। बेसिकली भारत का जो व्यू ऑफ लाइफ है, जीवन दृष्टि है, उसका आधार स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। यह भारत को यूनिक बनाता है। एंड दिस हैज शेप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ भारत फ्रॉम एजेस। मीन ऑल पीपल ऑफ भारत स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, known by different castes, worshipping different deities, ये सब अपने आप को इसके साथ जोड़ते हैं। इस भारत की पर्सनैलिटी के 4 प्रमुख सेलिएंट फीचर्स हैं। पहला है एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। कारण मूल अध्यात्म है। एक ही ईश चैतन्य अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है। सत्य ट्रुथ एक है, उसको बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग भी विभिन्न हो सकते हैं, सब समान है। यह मानना, ये भारत है। कई बार लोग भारत के बारे में कहते हैं हम टॉलरेंट है, सहिष्णु है ना? है या ना? है, सब लोग कहते हैं वे टॉलरेंट, सहिष्णु है। ये सही नहीं है, लेकिन तो आपको झटका लगता होगा, क्योंकि टॉलरेंस में इंटॉलरेंस है। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। इट वाज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। दुनिया भर के रिलीजन्स के लोग वहां पर आए थे। मोस्ट ऑफ देम, नॉट मे नॉट बी ऑल, बट मोस्ट ऑफ देम वेर बिलीविंग कि हमारा ही रिलीजन सत्य है, ये ही बड़ा महत्व का है, ओनली। और भारत के विचार आलसों का रहा है हमेशा। इसलिए विनोबा भावे ने बड़े सरल व्याख्या की है, सॉल्वेशन थ्रू दिस वे आल्सो हिंदू, ओनली नॉन हिंदू। तो वो यही मानते थे कि हमारा ही किया गया रिलीजन सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसको फॉलो करने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब नरक में ही जाएंगे, अगेन ही। उनको नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य हमको ही करना है, अगेन ही। उसके 2 ही मार्ग है, ओनली 2 ways। नंबर 1, कन्वर्ट देम बाय फोर्स, फ्रॉड, एलुरमेंट। असंख्य हत्या हुई है। और किल देम, कन्वर्ट बाय फोर्स, फ्रॉड, एलुरमेंट, और जस्ट किल देम। ऐसा चला। अब कुछ लोग लगा कि थोड़ा किलिंग डजंट लुक गुड, लेट अस हैव ए लिबरल फेस, उदारता का कोई चेहरा होना चाहिए। सो दे केम विद ए वेरी ब्रॉड आइडिया, लेट अस टॉलरेट अदर्स। ये टॉलरेंस में टॉलरेंस, जब मैं कहता हूं मैं आपको बर्दाश्त करूंगा, मतलब मेरा तो मारने का मन कर रहा है, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि डजंट लुक गुड। So I will tolerate you till you get converted, ऐसे था। तो हम सहिष्णु नहीं, हम तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं we go beyond tolerance and we accept all ways to be true. Acceptance of all, ये भारत की प्रकृति है, सहिष्णुता की बात नहीं। इसलिए विवेकानंद ने कहा उस भाषण में पढ़ना चाहिए, 11 सितंबर का भाषण। I am proud to tell you that I am from a country
where in our divine language Sanskrit there is no word for exclusion. Exclusion के लिए संस्कृत में किसी भारतीय भाषा में शब्द ही नहीं है। वास्तव में संस्कृत भाषा की क्षमता है हर चीज के लिए नए शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। संगणक उन्होंने बनाया है। But why there cannot be a word for exclusion? Because we don't exclude anybody, we include all. दूसरी विशेषता है कि एक ही तत्व अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है। विविध रूपों के भीतर रही एकता को अनुभूत करने की भारत की विशेष दृष्टि रही है। मैं मणिपुर गया था, वहां के विद्यापीठ में छात्रों के बीच में मेरा भाषण था। मेरे पहले के वक्ता ने भारत का वर्णन किया, इंडिया इज कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। हमने सुना है कई बार, ऐसा नहीं था मैंने वो पहली बार सुना था, लेकिन पहली बार खटका मुझे ठीक नहीं है। मैंने कहा, जब मेरा बारी आई तो मैंने कहा, इन सज्जन ने जो कहा है कि इंडिया है कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ये सही नहीं है। सब चौंक गए। फिर मैंने कहा सही है कि इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। ये महत्व की बात। विविधता का उत्सव मनाने का सिखाने वाली हमारी संस्कृति एक ही है, जिसका आधार अध्यात्म है। मैनिफेस्टेशन अलग अलग होगा। तीसरी बात जो भारत की विशेषता है वो यानी भारत मानता है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। यह सोल शब्द जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो मैन एंड वुमन दोनों में यह डिविनिटी समान रूप से विद्यमान है, यह केवल भारत मानता है। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन फॉर्म में जो होंगे, काले गोरे अफ्रीका के अमेरिका के, इफ इज ह्यूमन फॉर्म ही और शी हैज पोटेंशियल डिविनिटी। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आगे कहा, डू इट आइदर बाय वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल और मेडिटेशन। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। ये भारत के बाहर विचार होता है जो हमेशा दे आर एक्सक्लूसिव। वो कहते हैं एक को लिया आपने, दूसरे को टच नहीं कर सकते। लेकिन भारत का विचार ऐसा है। तो विवेकानंद कहते एनी ऑफ दिस फोर और टू, you can take two simultaneously or more or all and be free। तो मेरा जो मुक्त होने का मेरा मार्ग मैंने मेरे प्रकृति के अनुसार चुना होगा। अगर ये 50% कर्मयोग, 30% भक्ति योग, बाकी तो 10% है। My sister will have different composition. She may be more into भक्ति योग, less in कर्म योग। मेरे भाई का अलग होगा, वो he will be more in ज्ञान योग, less in भक्ति योग। जैसे एक परिवार में 4-5 है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा है, किसी को खट्टा लगता है अच्छा, कोई गुड़ गरम चाय पीगा, कोई ठंडे होने की बात नहीं। रुचि नाम वैचित्र्याद रुजु कुटिल नाना पदुषाम, ये विवेकानंद ने 11 सितंबर के उनके भाषण में कोट किया है। तो अपने रुचि प्रकृति के अनुसार मेरा जो उपासना है, ये मेरी उपासना है, ये मेरा मुक्त होने का मार्ग है। हर एक को अपना उपासना मतलब रिलीजन अलग है, धर्म अलग है। अपना रिलीजन चुनने का फ्रीडम ये भारत देता है। इसलिए हमारे पहले से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। एक ही घर में कोई व्यक्ति गुरुवार का व्रत करता है, कोई मंगल करता है, कोई शनिवार करता है, कोई नहीं करता है, इट्स अलाउड। कोई शिव जी के मंदिर में जाएगा, कोई राम जी के मंदिर में, कोई देवी के मंदिर में, कोई सूर्य को अर्घ्य देगा, कोई निर्गुण निराकार के उपासना करेगा, सब अलाउड है। तो ये हर एक का अपना रिलीजन चुनने का यह स्वातंत्र, ये भारत की विशेषता है। इसलिए हमारे घर में जो पूजा घर होते हैं, हर घर में पूजा घर होता है, वहाँ पर अनेक देवी देवताओं के चित्र होते हैं। कोई नया लड़का लड़की बहू अगर किसी नए स्पिरिचुअल लीडर का चित्र लेकर आती है
तो बाकी चित्रों को खिसका के उसको रखने की जगह रहती है। ये अकोमोडेशन ये भारत की विशेषता है, बाहर नहीं है, सब हटाना पड़ता है, एक ही रहता है। इतने सारे आते हैं और एक नया आया आ जाता है। ये चारों मिलाकर जो भारत की पर्सनैलिटी है, इसके साथ भारत का हर व्यक्ति, हर प्रदेश का व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट करता है। इस भारत की पहचान को दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में हिंदुइज्म करना सही नहीं है, हिंदुनेस होना चाहिए। इज्म नहीं है ये, गुडनेस है, हिंदुनेस है। और भारत की और एक विशेषता है, वह यानी भारत में पीपल, राष्ट्र है। भारत का राष्ट्र पश्चिम के नेशन से अलग है, इसलिए राष्ट्र को नेशन नहीं कहना चाहिए। वहाँ नेशनलिज्म है, वहाँ स्टेट नेशन कंसेप्ट है। वहाँ के नेशनलिज्म ने दूसरों को युद्ध ला दिया, अत्याचार की हिंसा की है। यहाँ पीपल आर द नेशन। स्वदेशी समाज में रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट ये भारत की परंपरा नहीं है। वे कहते हैं वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर कम से कम डिपेंडेंट था, वो स्वदेशी समाज है। एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वह खंभा टूटता है, तंबू धराशायी होता है। परंतु 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, इट विल गेट डी-शेप but it won't come down, and there will be provision to reject it from inside. तो भारत में राष्ट्र नाम का स्वतंत्र अस्तित्व है। राजा अनेक थे, राज्य अनेक थे। आज जैसे एक गवर्नमेंट ऐसा नहीं था, लेकिन लोग एक थे। They were connected because of this way of life. इसके अनेक उदाहरण हैं, अब समय कम है। तो ये राष्ट्र समाज आपस में जुड़ा हुआ है। यह अध्यात्म आधारित जीवन का दृष्टिकोण हम सबको कनेक्ट करता है। जिन 4 बातों की विशेषता मैंने बताई, ये सब अपने आप को जोड़ते हैं। तो राजा पराजित हुए, परियों का राज्य आया, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। इसलिए इतने onslaught सहन करने के बाद भी ये देश टिका हुआ है। समाज कारण समाज की रचना है। तो इसका ताज़ा उदाहरण हमारा ध्यान में आया। ये कोरोना पैंडेमिक हुआ, सारे दुनिया में था, हम इतना खराब था, इतना इन्फेक्शस था, अनेक मृत्यु हुई है। जहाँ श्मशान में दिन भर में 4-5 शव आते थे, वहाँ 40-40, 50-50 आ रहे थे लगातार। सब जगह की किस्सा है। पर भारत के बाहर सभी देशों में इट वॉज ओनली द स्टेट मशीनरी दैट वर एक्टिव टू सर्व एंड सेव पीपल। भारत में सरकारी कर्मचारी ने, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, इन्होंने जी जान से सेवा की, नो डाउट अबाउट इट, बट इट वॉज देयर ड्यूटी, दे वर पेड फॉर इट। कुछ हो जाता है, कुछ उल्टा सीधा, तो देयर वॉज ए प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है जहां पर सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ समाज का बहुत बड़ा वर्ग बाहर निकला था, एक्सेप्शन नहीं था। लार्ज नंबर, इन लाखों लोग, 5.5 लाख तो संघ के स्वयंसेवक निकले। अब भूकंप या बाढ़ के बाद जाकर सेवा करना अलग बात है, लेकिन इन्फेक्शियस डिसीज है, नया है, जाने फटाफट लोगों की जा रही है, मेरी जान को खतरा है, यह जानते हुए भी लाखों लोग बाहर निकले। ऐसा भारत के बाहर कहीं नहीं हुआ है। ये राष्ट्र के जीवंत होने का लक्षण है, वह राष्ट्रांग होता है। और भारत की तीसरी विशेषता, पहली बताई, दूसरी बताई, तीसरी ऐसे है कि भारत में भौतिक समृद्धि की कभी अनदेखी नहीं की है। तो हमने तो महालक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन धन अलग है, महालक्ष्मी अलग है।
तो भौतिक समृद्धि के लिए आवश्यक जो आवश्यक ज्ञान है, जैसे मैंने रेडियो केमिस्ट्री में पीएचडी किया, स्टार्ट ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जब बहुत कम यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती थी, बीएचयू में थी, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया न्यूक्लियर केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में बीएचयू के लोग आते थे, पुणे से आते थे, कलकत्ता से आते थे, खड़गपुर से आते थे, बॉम्बे से आते थे, नागपुर के होते थे, सब तरफ नहीं थी। दो साल पढ़ा है कॉलेज में, फिर 83 से मैं संघ प्रचारक। तो मैंने केमिस्ट्री की है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई आईआईटी में है, कोई डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जर्नलिज्म क्या है, इन सबको हमारे यहाँ शास्त्र में अविद्या कहा है। ये खराब नहीं है, नेगेटिव नहीं है। इट इज परटेनिंग टू द वर्ल्डली अफेयर्स, दैट इज अविद्या। विद्या किसको कहा है? जो अध्यात्म विद्या है, जो मोक्ष का मार्ग दिखाती है, मोक्ष की दिशा में जाने के लिए बताती है, वह विद्या है। सभी जगह लिखा रहता है सा विद्या या विमुक्त ये। तो ईशावास्य उपनिषद का 9th वर्ष ऐसा कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो केवल अविद्या की उपासना करते, केवल भौतिक समृद्धि के पीछे जा रहे हैं, वे अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। उसकी अगली पंक्ति में कहा, और जो केवल विद्या में रत रहते वो और गहरे अंधकार में जाते, ऐसा कहा है। और 11वां वर्ष कहता है, विद्याम च अविद्याम च यहाँ तक उभयम वेदाः। विद्या और अविद्या उसने दोनों को जान लिया है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, विद्या के आधार पर भौतिक जगत को सुखपूर्वक पार करेंगे। विद्या अमृतमश्नुते। इसलिए हमारे धर्म की व्याख्या की है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय मतलब भौतिक समृद्धि, निश्रेयस मतलब मोक्ष। संघ की प्रार्थना जो भी स्वयं होंगे, समुत्कर्ष निश्रेयस, इसलिए कहा है। तो ये सारा मिलाकर एक भारत की पर्सनैलिटी, ये भारत का क्रक्स है, भारत का हार्द है। इसको जीवन में उतारना है, इसकी रक्षा करना मतलब बाह्य आक्रमण से रक्षा करना एक बात हुआ, लेकिन आक्रमण नहीं हो तो क्या करेंगे? जैसे फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं, काम क्या है, कहीं आग लग जाए तुरंत जाकर आग बुझाते हैं, लेकिन आग नहीं लगे तो क्या करते हैं? ताश खेलते रहते हैं, कैरम खेलते रहते हैं ड्यूटी पर। ऐसा नहीं है। तो अपने जीवन में सारी मूल्यों को, बातों को आचरण करते हुए इसकी रक्षा करनी है। बाहर का आक्रमण आया, उसका प्रतिकार भी करना है। तो ऐसे भारत को जानना, भारत को जीना और इसके बारे में लोगों में जागृति निर्माण करना और भारत को भारत की दिशा में ले जाना। समय थोड़ा कम है, एक विषय लेकिन मैं कह देता हूँ, फिर कुछ प्रश्न होंगे आपके मन में। लेकिन प्रेफरेंस छात्रों को मिलेगा, प्राध्यापकों को कृपया माफ करें। छात्र पूछेंगे नहीं तो आपको चांस मिल सकता है। भारत में 2 शब्द हैं। इसमें ये बताना है कि रिलीजन और धर्म ये अलग है। तो रिलीजन को हम उपासना कहेंगे, तो वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ मैनिफेस्टिंग द डिविनिटी। धर्म क्या है फिर? और रिलीजन हर एक अलग अलग हो सकता है। धर्म है ओपन योर आईज एंड क्लोज योर कैपिटल आई। आंखें खोलो, मैं छोटा करो, देन द सर्कमफेरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स। हम का दायरा बड़ा होता है। जो हमारे नहीं वे भी हमको अपने लगने लगते हैं। उनके लिए अपने बल से करने का मन होता है। ये करना, आचरण करना, समाज को देना, लौटाना, ये धर्म है।
जब स्वदेशी समाज में टैगोर कहते हैं कि समाज राज्य पर डिपेंडेंट नहीं था, तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जुडिशियरी, 3 विषय केवल राज्य के पास होते थे, स्टेट के पास। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, संगीत, कला, नाटक, व्यापार, मंदिर, मेले, ये सारी समाज की अपनी व्यवस्था थी। इसके लिए राजकीय कोष से धन नहीं आता था, जरूरत नहीं थी। तो ये कहाँ से आता था? ये समाज स्वयं व्यवस्था करता था, उसका आधार धर्म था। समाज से मुझे मिलता है, मुझे समाज को लौटाना है, इसलिए मेरे लिए मकान बना, मेरा मकान हुआ, लोगों के लिए बना, उसको धर्मशाला कहते हैं, वो रिलीजन नहीं है। जहाँ रास्ते नहीं थे, रास्ते बनवाना धर्म, ये राजा का काम होता नहीं था, लोग करते थे। हमारे तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने का महत्व है, वहाँ कीचड़ है, लोग फिसलते थे, घाट बनवाना ये धर्म कार्य माना गया है। सड़क बनी है, पहले तो कार्यवाही से वाहन नहीं थी, वो चल कर जाते थे, बीच में अगर गए रुकते थे कहीं, तो दोनों तरफ पेड़ लगवाना धर्म कार्य माना गया है, समाज को देना है। टैगोर कहते हैं चैरिटी ने समाज को देना चैरिटी है, धर्म समाज को लौटाना है। लौटाना अलग है, देना अलग है। चैरिटी में दाम आना चाहिए देना। इसने ये बेच दिया है, दान किया है। ट्यूबलाइट में भी पहले दाम आता है, फिर प्रकाश आता है। धर्म बस आपका। इसलिए विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना में एक श्लोक है, जीवने यावत आदानम तथा अधिकम प्रदानम स्यात्। जीवन में जितना मैंने ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, उससे से अधिक मैं समाज को वापस करूँ। इति एषा अस्माकं प्रार्थना भगवन् परिपूर्यताम्। एंड धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने कहा, ये समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एक्यूमुलेटेड पारिश्रम के पूंजी पर, ऑन द कैपिटल ऑफ दिस रेम्यूनरेशन, कलेक्टिव रेम्यूनरेशन, समाज संपन्न समृद्ध बनता है। अगला वाक्य बहुत महत्व का है। और समाज संपन्न समृद्ध बनता है तो समाज की हर व्यक्ति संपन्न समृद्ध बनती है। ये धर्म है। आगे वो कहती है, परंतु जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं, ऐसे समाज में कुछ लोग संपन्न होते हैं परंतु समाज दरिद्र रहता है। तो धर्मार्थ दवाखाना, भेदभाव नहीं है, बीमार है दवा मिलती है, पैसा है नहीं है कौन है। गर्मी के दिन में प्याऊ चलते हैं, प्यासा है पानी मिलेगा, लंगर चलते हैं, भूखा है भोजन मिलेगा। शिक्षा, फीस नहीं थी, समाज व्यवस्था करता था। आज भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो किस तरह से समाज को मैं दूंगा, लौटाना है, देना नहीं मुझे, वो मुझे मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, शतहस्त्रे समाहर सहस्त्र हस्ते विकिर। समाज बड़ा होगा तो हम सब बड़े होने वाले हैं, उसे देते रहना है। उपासना धर्म के लिए है। एक मेरे परिचित परिवार है, मारवाड़ी परिवार है, अहमदाबाद रहते हैं। मैं उनको जानता हूँ 22 वर्षों से, 22 ईयर्स। उस माँ जो है घर की, अब शादी होकर 33 हो गया, दादी बन चुकी है, देवी के भक्त है। अहमदाबाद से अंबाजी नाम का एक देवी का क्षेत्र है, 180 किलोमीटर दूर है। शादी के बाद हर महीने, बड़ी कार है, ड्राइवर है, अच्छी कंफर्टेबल कार है, हर महीने अंबाजी देवी के दर्शन के लिए जाती रही। वहां सीढ़ी चढ़ती थी, कुछ बच्चे भी मांगते थे, देते रही। जाना, दर्शन करना, बच्चे भी मांगने आते, उनको देते रहना, वापिस आना। ऐसा 24 साल तक चलता रहा, हर महीने एक बार। आज से 9 साल पहले पहली बार उनका मैं छोटा हुआ, हम बड़ा हुआ। जो दिख रहा था लेकिन इसने अब तक देखा नहीं था, वो उसने देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम ए थॉट अपीयर्ड इन हर माइंड। जो हर महीने बच्चे जो भीख मांगने आते हैं,
देते रहिए, कभी उन्होंने उपेक्षा नहीं की है, मना नहीं किया है। पहली बार थॉट केम टू माइंड, इनके तो स्कूल में जाने की उम्र है, ये पढ़ाई क्यों नहीं करते? 24 साल तक विचार नहीं आया था। उत्तर आया इनके माँ बाप के पास पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे, आई विल बियर द चार्जेस। पैसे पहले भी थे, नए नहीं आए थे, संपन्न परिवार ही है। उनसे बात की, बात भी पहली बार की। वो तो तैयारी थी स्कूल जाने के लिए। शी वॉज सो हैप्पी। माँ बाप से बात करोगे तो माँ बाप कहेंगे बहन जी बहुत अच्छा होगा, इनका कल्याण होगा, इनका जीवन सुधरेगा, हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचकर उनके माँ बाप से बात की। माँ बाप ने कहा बहन जी ये पढ़ने जाएंगे स्कूल में, हम खाएंगे क्या? ये भीख मांग कर लाते तब घर में चूल्हा जलता है, हमारे लिए चूल्हा जलना महत्व का है, पढ़ाई नहीं। She had not expected this. That was the reality, of course. Immediately, she made a list of the family जिनके बच्चे भीख मांगते हैं. There were 50 families in the list. 9 वर्षों से इस प्रत्येक फैमिली के घर में हर महीने का राशन का किट पहुंच रहा है ताकि चूल्हा जलता रहे। बच्चों को स्कूल में एडमिट किया है, फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स। स्कूल दूर है, एक स्कूल बस खरीदी है, ड्राइवर का वेतन, डीजल का खर्चा। आने के बाद एक अभ्यासिका का हॉल बनाया, एक टीचर की नियुक्ति किया है, सारा ये बेयर करती है। कितना आनंद आता है उनको, उसे हमेशा कहते रहती थी। मैं तो जानता हूँ उनको सन 2000 से, अभी जनवरी 2020 को मैं उनके साथ उनका काम देखने गया था। तो 24 वर्षों तक उपासना चल रही थी, धर्म अभी शुरू हुआ 9 वर्षों से। तो प्रत्येक ने धर्म करना है, देना है। कितना दे सकते हैं, हर एक अलग है। और भारत वास्तव में इस पर आधारित था। अब आखिरी बात कहूंगा मैं, फिर रुकूंगा। अपने यहाँ 2 शब्दों का बड़ा गलत प्रचलन चलता है। एक है सेकुलरिज्म, धर्म। मैं किसी को पूछता विद्यार्थियों को कि तुम सेकुलर हो क्या? सीधा प्रश्न कोई पूछता है तो जरा क्या उत्तर देते होंगे? आपका अंदाज क्या है? बोलिए। हाँ या ना? उत्तर एक देना पड़ेगा। क्या उत्तर मिलता होगा? नहीं मिलता है मैक्सिमम। हाँ, जोर से। लगभग पहले तो जरा देखते हैं कि ट्रैफिक कुछ क्या है, ऐसा कौन पूछता है? तो मतलब सीधा बोला हाँ या ना, लगभग कहते हैं कि हाँ, लगभग ईमानदारी से कहते हैं। फिर बताओ क्यों ऐसा कहते हो आप सेकुलर? कहते हम सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, सब सेकुलर है, ठीक है ना? ऐसा कहते हैं। मैं कहता हूं ये तो आप ऐसा कर रहे क्योंकि आप हिंदू हो, तो तुमको सेकुलर बनने की क्या जरूरत है? उनके समझ में नहीं आता। यूरोप में सेकुलरिज्म डिड नॉट मीन इक्वल, कि सब रिलीजन समान है, ऐसा वो कभी मानते नहीं थे। वहां पर 1000 वर्षों का थियोक्रेटिक स्टेट था, पोप का राज्य था सारे संपूर्ण जीवन पर। तो 18वीं शताब्दी में बात ऐसी आई कि भी हमको हमारा भौतिक जगत जो है, वर्ल्डली अफेयर्स है, शादी है, प्रॉपर्टी, बाकी सारा, वी वांट टू सेपरेट इट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द पोप, फ्रॉम रिलीजन। तो दे वांटेड टू सेपरेट द मंडेन वर्ल्डली अफेयर्स, उसको नाम दिया सेकुलर मैटर्स एंड रिलीजियस मैटर्स। रिलीजन में हम पोप की बात मानेंगे, सपोज रिलीजियस मैटर्स हम आपकी बात मानेंगे, ये हमारी सेपरेट होगी। तो सेपरेशन ऑफ worldly affairs, which they called secular matters, from the control of religious head, was called secularism. भारत में भी never had a theocratic state, तो जरूरत नहीं थी। अब संविधान जब बना तब उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कैसा नहीं था? मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल तब नहीं थे, क्या चर्चा करेंगे? But they knew about it. एक सूरत के एंटी शाह नाम के मेंबर ने ऐसा प्रपोजल लाया था, नई सरकार बन रही है, स्वाधीनता मिली, इट शुड बी कॉल्ड एज सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उस पर
संविधान सभा में चर्चा हुई. It was discussed, debated and decided not to include because it was not necessary here. अनेक विद्यार्थियों को पता नहीं है सेकुलरिज्म संविधान में पहले से नहीं था. पहले वो जब संविधान बना तब से है नहीं था. अन्य जरूरत नहीं थी. चर्चा होकर आया 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी. Nobody demanded it. It wasn't needed. क्योंकि सो कॉल्ड माइनॉरिटीज को आर्टिकल 25 to 30 में सभी अधिकार उसको केवल पालन करना है बस. It was not discussed, debated. It was फिर भी forcibly included. और संविधान जब सिखाते हैं कॉलेज में एक चैप्टर आता है तो प्रोविजन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज प्रोविजन और काफी अमेंडमेंट हुई है लेकिन खास बार-बार कहते हैं बट द प्रीएम्बल कैनॉट बी अमेंडेड. सो इन 76 विदाउट एनी डिमांड, without need, without discussion, debate, it was forcibly included in the unamendable preamble. इतना बड़ा धोखा भारत के संविधान के साथ नहीं हुआ है. And nobody knows why. क्यों किया? मैं अनेकों को पूछता हूँ, उत्तर नहीं मिलता, पता ही नहीं. और व्यक्ति सेकुलर होना संभव नहीं है. Every person will have his or her own religion. Somebody can be atheist, निरीश्वरवादी हो सकता है, सेकुलर नहीं. सिस्टम should be secular. राज्य स्टेट should be secular. उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन should be secular, not the chairman. तो कॉर्पोरेशन ने पैसेंजर के साथ इक्वल समान ट्रीटमेंट करने चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. हाँ, ओल्ड एज है, प्रेग्नेंट वुमन है, ऐसे लोगों को ठीक है, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, स्पेशल प्रोविजन देना ठीक है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. चेयरमैन होगा उसके रूम में उसके कक्ष में, अगर वो जिस भगवान को मानता होगा तो भगवान चित्र होगा. और ड्राइवर जो है, सभी जितने ड्राइवर्स हैं जब पहली बार अपनी गाड़ी शुरू करते हैं अपने इष्ट देवता का प्रणाम करते हैं, गाड़ी को स्टीयरिंग को प्रणाम करते हैं, उसका चित्र वहाँ रहता है. दैट डजंट मेक हिम लेस. उसको जरूरत ही नहीं है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. लोग बड़े बोस्ट करते हैं मैं सेकुलर हूँ वगैरह, ऐसा इसका अर्थ किसी को पता ही नहीं है. और स्टेट सेकुलर नहीं है अनेक जगह. देयर इज क्लियर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. इसकी व्याख्या भी नहीं की है. तो वास्तव में सेकुलरिज्म भारत का विषय नहीं. क्योंकि इतना एक भ्रम है. लोग कहते हैं, मुझे मैं लोगों से मिलता बात करता हूँ, लोग कहते हैं हिंदू तो बचपन से सेकुलर ही होता है. क्यों भैया? अब हिंदू शब्द कितना प्राचीन परंपरा है, ये शब्द इतना नया है, तो हिंदुत्व को लेजिटिमाइज करने के लिए व्हाई डू यू वांट सेकुलर टू बी एडेड? ऐसा हुआ जैसे यहाँ के लोग ऐसा कहने लगे कि कालिदास जो महाकवि थे वो भारत के शेक्सपियर है. अब कालिदास कब हुए? 4th-5th सेंचुरी में. शेक्सपियर कब हुए? तो 15वीं-16वीं शताब्दी में, 1100 वर्षों के बाद. तो वास्तव में क्या कहना चाहिए कि शेक्सपियर यूरोप के कालिदास है, ऐसा कहना चाहिए ना. थोड़ा उल्टा है. क्या नहीं, इसको लेजिटिमाइज प्रेस्टिज करने के लिए कालिदास भारत के शेक्सपियर ऐसा कहना, ऐसा हो गया नहीं. तो इसको समझना आवश्यक है. सेकुलरिज्म व्याख्या करो अनावश्यक. धर्म शब्द वास्तव में हमारे यहाँ संविधान निर्माणकर्ताओं के मन में स्पष्ट था, नॉट एज ए रिलीजन. इसलिए लोकसभा में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय. राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर. सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जयः. अपना भारत के राष्ट्रध्वज पर जो चक्र है वो धर्म चक्र है मूलतः.
तो राष्ट्रध्वज, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा, इतने चारों जगह पर धर्म का उल्लेख है। कुछ तो कारण होगा। अब ये अंग्रेजों ने नहीं लाया है, न आरएसएस ने लाया है। जब देश बना तब बना है। सो देयर विल बी सम रीजन। अब मैंने कुलगीत यहाँ पूरा ध्यान से नहीं सुना, लेकिन मैं गया था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, रोहतक में। वहाँ उन्होंने कहा, वाइस चांसलर ने, कि हमारे यहाँ कुलगीत कहने की परंपरा नहीं थी, अब हमने शुरू किया है। यहाँ तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बजाया गया। हाँ नहीं, परंपरा है, अब बदली, ऐसा मेरा कहना है। क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष गाना चाहिए। वहाँ उन्होंने अपने छात्रों को तैयार किया था, छात्रों ने प्रत्यक्ष गाया था। तो हमारी परंपरा ऐसी होनी चाहिए, हमको ऐसे गाने वाले 3, 4, 5 छात्र छात्राओं को तैयार करते हुए गाने का प्रस्तुत करना चाहिए। कठिन नहीं है, कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा, फिर मेरे ध्यान में आया कि 1980 के पहले भारत में जितनी यूनिवर्सिटी स्थापन हुई है, यानी अंग्रेजों के समय से, एटलीस्ट 90% यूनिवर्सिटीज के जो कुलगीत है उस पर धर्म शब्द का उल्लेख है ही। यहाँ भी होगा, मुझे पता नहीं। वो धर्म यही है। तो जो धर्म भारत के सारे जीवन को व्याप्त करता है, आधार है, जो रिलीजन नहीं है, उस धर्म की चर्चा करना आजकल बड़ा कमजोर माना जाता है। और जिस सेकुलरिज्म की भारत में जरूरत नहीं थी, उसकी चर्चा करना बड़ी प्रतिष्ठा का माना जाता है। मराठी में एक गीत है, यहाँ पर मराठी जानने वाले कितने लोग हैं? 2, 4, 5 लोग हैं, चलो अच्छी बात है। तो मराठी गीत का हिंदी अनुवाद ऐसा है कि कैसा पुण्य दुर्दैवी और पाप भाग्यशाली, ऐसा हो गया है। तो भारत को जानना है, समझना भी है, और हमको भारत के लिए समय देकर करना है। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, अपनेपन से करना है। कोई फोटो वोटो खींचने की जरूरत है, न्यूज आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत बातें, अभी समय कम है, ऐसे भारत के अपने शब्दावली के माध्यम से हम अपनी बात कहेंगे, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकेंगे। तो आप सबसे थोड़ा आई स्पोक स्ट्रेट थॉट्स, ऐसे कोई वेल प्रिपेयर्ड स्पीच करके नहीं आया था, परंतु भारत को मानना, भारत को जानना। कई बार लोग कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो, पहले जानेंगे तब मानेंगे ना। मैंने कहा नहीं, पहले मानना पड़ेगा, भारत हमारी है। अब मेरी माँ है तो माँ है, मानना ही पड़ेगा ना। वो पढ़ी लिखी है तो एक तो ज़्यादा अच्छी बात है, संगीत गाती है और अच्छी बात है, और कुछ 4 बातें हो गई कि माँ तो है ही। तो इजराइल का देश क्या था, वहाँ पर गए, वहाँ पर लोग अपना सारा व्यापार छोड़कर गए, बड़े बड़े अपने स्वयं की बिजनेस छोड़कर गए, हमारी धरती है। तो पहले मानना है। ये तो हम फॉर्चुनेट है कि हमारी भारत माता बहुत समृद्ध है, बहुत बहुत गुणशाली है। ऐसे नहीं तो भी हमारी माँ है ही। तो मानो जानो, भारत के बनना है, यह टू भी भारत है। एक एरिक फ्रॉम नाम के लेखक का पुस्तक है, टू हैव एंड टू बी। होना और बनना दोनों में अंतर है। उदाहरण यह है कि एक लड़की, एक 22 साल की युवती बनती है, विवाह होता है, एक बालक को जन्म देती है, एक बालक की माँ बनती है। तो शी हैज ए मदरहुड टाइटल, शी इज ए मदर डेफिनेटली। लेकिन माँ बनना ये बहुत लंबी साधना है। उसको वो माँ है, उसको माँ बनना है, शुरू हो गई साधना उसकी अभी। ऐसे हम भारतीय पासपोर्ट है हमारा, हमको भारतीय बनना है और भारत को बनाना है। जानकर बनाएंगे तो ठीक दिशा में जाएंगे। समय निकालना पड़ेगा। कोई निकाले ना निकाले, मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगी। क्या करना, मार्ग मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, इफ द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। एक अंदर तीव्रता आती है, आपके यहाँ मार्ग दिखता ही है। फिर भी नहीं मिला तो मेरा संपर्क करना, मैं बताऊंगा, मिल जाएगा, लेकिन संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात मुख्यतः मुझे आपके सम्मुख कहनी थी। थोड़ा एक झकझोरना था
आपको सोचने के लिए। तो मेरी बात यहाँ पूर्ण हुई है। 3 प्रश्न लेंगे, एक इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक, समय कम है इसलिए, ठीक है।